हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी ऑफ क्लास 9। आज करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैटर क्या है, उसके बाद जानेंगे मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लास्ट में डिस्कस करेंगे अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और सारे ही कांसेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलो फिर ये इंटरेस्टिंग लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करेंगे विद द इंट्रोडक्शन। मैटर इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। अब इसको समझने के लिए आप एक सिंपल चीज समझो कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी अलग अलग चीजें प्रेजेंट हैं। देयर आर अ वैरायटी ऑफ थिंग्स। इन सारी ही चीजों का साइज अलग है, शेप अलग है, इनका टेक्सचर अलग है, मटेरियल अलग है, राइट। तो ये जो सारी ही चीजें हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है कि सबके पास मास है और सारी ही चीजें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। दैट मींस दे आर मैटर, क्योंकि मैटर होता है एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास। हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें प्रेजेंट है वो सभी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, उन सबके पास ही मास है एंड देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, शुगर, सैंड, हाइड्रोजन गैस, ये सारी ही चीजें हैं एग्जांपल ऑफ मैटर। Even things we cannot see, example air, are matter because they have mass and occupy space। अगर हम एयर की भी बात करें जो हमें दिखाई नहीं देती, फिर भी एयर एक मैटर है। क्यों? क्योंकि एयर के पास मास है और एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। फॉर एग्जांपल आप एक बलून लो, उसमें आप हवा भर दो तो बलून का साइज बड़ा हो रहा है। अभी साइज क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो एयर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। साथ में अगर आप इस बलून का वेट भी लोगे तो कुछ ना कुछ वेट जरूर आएगा, ये होगा वेट ऑफ एयर। ठीक, तो एयर ऑल्सो हैज वेट एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस, इसीलिए हम कहते हैं कि एयर इज ऑल्सो मैटर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो द फर्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। अब देखो, शुरू में इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूजन था। साइंटिस्ट को दो डाउट्स थे, या तो मैटर पार्टिकल से बना है या फिर मैटर कंटीन्यूअस है। अब ये समझने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद हमें समझ आया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से ही बना है। अब ये पता कैसे चला? तो देखो, इफ यू डिसॉल्व शुगर और सॉल्ट इन वाटर, अगर आप पानी में शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व कर दो, सो इट पार्टिकल्स स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर बट आर इनविजिबल टू नेकेड आईज। तो जो शुगर या सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? वो पूरे ही पानी में फैल जाएंगे, हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा। बट हुआ क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये अलग अलग पार्टिकल्स जो वाटर के थे उनके बीच में जाकर ये लोग फिक्स हो गए, इन्होंने अपनी जगह बना ली और इसीलिए हम कहते हैं कि अब एक मिक्सचर बन गया, क्योंकि जो सॉल्ट है वो वाटर के साथ मिक्स हो गया। ठीक, तो ये जस्टिफाई करता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है। अगर मैटर पार्टिकल से नहीं बना होता, मैटर कंटीन्यूअस होता, तो उसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक शीट ऑफ पेपर लो, उसके अंदर आप कुछ मिक्स कर सकते हो? नहीं कर सकते। बट अगर आप इसी पेपर को बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट कर दो, उसके बाद आप इसमें दूसरे कलर के पेपर मिक्स करोगे तो वो मिक्स हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए हमें समझ आ गया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है, क्योंकि आपस में चीजें मिक्स हो रही हैं। अगर वो कंटीन्यूअस होता तो चीजें मिक्स नहीं हो पाती, राइट। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट लाइक जॉन डेल्टन प्रपोज दिस आइडिया। तो इसका मतलब हमें एक चीज तो पता चल गई अबाउट मैटर, दैट इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब दूसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, यानी कि जो मैटर पार्टिकल से बना है ये सारे ही पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं। Even a tiny crystal of salt contains million of particles। अगर हम एक छोटा सा सॉल्ट का क्रिस्टल भी लेते हैं तो उसके अंदर भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब ये कैसे समझ आया? तो आप एक पूरा ग्लास लो पानी का और उसमें छोटा सा सॉल्ट का क्रिस्टल डाल दो, उसे मिक्स करते रहो। एक टाइम पर आकर जो क्रिस्टल है वो पूरा ही पानी में मिक्स हो जाएगा और पूरे पानी का टेस्ट जो है वो सॉल्टी हो जाएगा। यानी कि जो इतना सा क्रिस्टल था, आप इमेजिन करो कि उसमें कितने सारे पार्टिकल्स होंगे कि वो पूरे ही ग्लास के पानी के साथ ब्लेंड हो गए, मिक्स हो गए। इसको आप एक दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि आप एक बीकर लो, उसमें पानी डालो और उसमें एक कलर ऐड कर दो, कोई भी कलर, रेड कलर डाल दो। आप उसे मिक्स करोगे तो पूरा जो पानी है वो रेड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इस रेड पानी में से बहुत थोड़ा सा अमाउंट लो, 1 टेबल स्पून पानी लो। अब जो हमने इनिशियली बीकर लिया था उतना ही बड़ा आप एक और बीकर लो, उसमें पानी ऐड करो और ये जो हमने 1 टेबल स्पून मिक्सर लिया है वाटर एंड रेड कलर, आप उसको इस पानी में डाल दो। अब जब आप इसे मिक्स करोगे तो आप देखोगे पानी का कलर फिर से रेड हो गया, बट इस वाले की कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम डार्क होगा, हल्के शेड में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने वो छोटा सा स्पून लिया उसमें भी इस मैटर के कितने सारे पार्टिकल्स आ गए, जिसकी वजह से दोबारा इस बीकर का रेड कलर हो गया। तो ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट जस्टिफाई करते हैं हमारी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, व्हिच इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर इट सीम्स टू डिसअपीयर बट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, ये पार्टिकल्स जाके वो स्पेस में फिट हो जाते हैं और इसी तरह ये एक मिक्सचर बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने मैटर की दो प्रॉपर्टीज देखी। सबसे पहले मैटर पार्टिकल से बना है और दूसरा ये जो पार्टिकल्स है ये बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे हैं, वेरी टाइनी, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जिन पार्टिकल से बना है इन पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये जो मैटर अलग अलग पार्टिकल से बनते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और इसी की वजह से जो दूसरा हम इसमें चीज मिक्स करते हैं उसके पार्टिकल आके इस स्पेस में फिट हो जाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी मिक्स सॉल्ट और शुगर इन वाटर इट डिसअपीयर्स एज पार्टिकल्स ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। जब भी हम वाटर में सॉल्ट या शुगर मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो जो पार्टिकल्स हैं वो गायब हो जाते हैं और जो पूरा ही मिक्सचर है वो
वो एक जैसा दिखने लगता है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में जो स्पेस होता है वहां पर जाकर ये पार्टिकल्स स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। नेक्स्ट दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी एक जगह नहीं रुकते, कंटिन्यूअसली वो मूव करते रहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। अपने घर के किसी भी आप एक रूम में जाओ और एक कॉर्नर में जाके परफ्यूम स्प्रे कर दो। थोड़ी देर में क्या होगा कि उस पूरे ही रूम में हमें वो फ्रेग्रेंस फील होने लगी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। एयर भी मैटर है, हमने ऊपर ही पढ़ा था, एयर के पास मास भी होता है और एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। अब इस एयर के अंदर पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। तो ऑल्दो हमने एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे की, बट ये मूव करके उस पूरी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को पूरे ही हमारे रूम में स्प्रेड कर देंगे, राइट? तो ये हो गई दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, व्हिच इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। दे हैव काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि ये पार्टिकल्स हमेशा ही मूव करते रहते हैं तो इनमें होती है काइनेटिक एनर्जी। द मूवमेंट इंक्रीज विद टेम्परेचर। जब भी हम किसी पर्टिकुलर मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनकी जो मूविंग स्पीड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है? तो हीट गिव्स देम एनर्जी। ये चीज याद रखना, बिकॉज आगे इसी कंसेप्ट पे हम बेस्ड कुछ और चीजें भी पढ़ने वाले हैं। जब भी किसी मटेरियल को हीट मिलेगी तो उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और जब उसे एनर्जी मिलेगी तो उसके पार्टिकल्स तेज तेज मूव करने लगेंगे, बिकॉज उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस व्हेन टू गैसेस मिक्स ऑन देयर ओन। तो ये हमने देख ही लिया कि कैसे जो गैसेस है वो अपने आप ही मिक्स होती है और वो फैल भी जाती है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ही मूव करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में आपको ये जो अट्रैक्शन है ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड। लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगा और इसीलिए हम कहते हैं इट इज मॉडरेट इन लिक्विड्स। और गैसेस में ये जो अट्रैक्शन है ये होता है वीकेस्ट। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर स्कैटर्ड होते हैं। अब इसे समझने के लिए भी आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप एक आयरन नेल ले सकते हो, उसके साथ एक चौक और एक रबर बैंड। अब आप इन तीनों ही चीजों को तोड़ने की कोशिश करो। चौक जो है वो बहुत ही आसानी से टूट जाएगी, बस थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर लगाना है। यानी कि जो चौक के पार्टिकल्स है वो अट्रैक्टेड तो है, बट उनमें इतनी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। रबर को अगर हम एक लिमिट से ज्यादा स्प्रेड करेंगे तो रबर बैंड भी टूट जाएगा। लेकिन जो आयरन नेल है उसे तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि आयरन एक प्रॉपर सॉलिड है और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक? तो ये हमने पढ़ ली थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, व्हिच इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। बट ये जो अट्रैक्शन है ये वेरी करता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा है और गैसेस में सबसे कम है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखो, मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। मैटर 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एक एक करके इन तीनों को ही पढ़ेंगे। शुरू करेंगे विद सॉलिड्स। सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड जो होते हैं इनकी शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, इनकी शेप भी चेंज नहीं कर सकते और इनकी वॉल्यूम भी चेंज नहीं कर सकते। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर। ये हमने अभी ऊपर ही पढ़ा कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है और इसीलिए सॉलिड की जो शेप है वो चेंज नहीं होती। दे आर इनकम्प्रेसिबल, यानी कि इनकी एक टेंडेंसी होती है अपनी ओरिजिनल शेप को ही मेंटेन करने की। अगर हम इन पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे या हम इनकी शेप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो इवेंचुअली ये टूट जाएंगे, लेकिन इनकी शेप जो है वो नहीं बदलेगी। एंड लास्टली दे डू नॉट फ्लो। सॉलिड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल पेन, रॉक, फैन, वुड, आयरन, ये हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। अगर आप एक रॉक लो तो उसकी जो शेप होती है वो भी फिक्स होती है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, साथ में हम उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। अगर हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। तो ये हो गया हमारा सॉलिड। इसके बाद जो हमारी सेकंड मैटर की स्टेट है वो है लिक्विड। लिक्विड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट शेप, यानी कि जो लिक्विड्स होते हैं इनकी वॉल्यूम तो फिक्स होती है बट शेप ये कोई भी ले सकते हैं। आप एक ग्लास पानी लो, उसको अगर आप कंटेनर में डालोगे तो वो कंटेनर की शेप ले लेगा, बीकर में डालोगे तो वो बीकर की शेप ले लेगा, बट जो उस पानी की वॉल्यूम है वो सेम रहेगी। यानी कि अगर हम दोबारा उसे उस ग्लास में डालेंगे तो हमें उतना ही पानी देखने को मिलेगा, उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। अगर आप इस पानी को जमीन पर भी फैला दोगे तो ये पूरे ही फ्लोर पर स्प्रेड हो जाएगा, बट वॉल्यूम विल बी सेम, ओनली शेप विल चेंज। तो ये होते हैं हमारे लिक्विड्स जिनकी वॉल्यूम सेम रहती है बट शेप चेंज हो सकती है। द पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड देन सॉलिड। अब जो लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम टाइट पैक होते हैं और इसीलिए इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है एंड देयरफॉर दे कैन इजीली चेंज देयर शेप। नेक्स्ट दे कैन फ्लो। लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं और इसीलिए हम इन्हें फ्लूइड भी बोलते हैं। साथ में लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि अगर हम इन्हें कंप्रेस करने की कोशिश करें तो इन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते। बहुत ही थोड़ा सा बिल्कुल माइन्यूट, जिसे हम बोल सकते हैं कि हमेशा पता भी ना चले, उतना थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो दे आर ऑल्सो नॉट कंप्रेसिबल। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ऑयल, मिल्क, ये सारे हैं लिक्विड्स, क्योंकि अगर आप इनकी शेप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो बट आप इनकी वॉल्यूम चेंज नहीं कर पाओगे। साथ में ये सारे ही फ्लूइड है, यानी कि फ्लो करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट द लिक्विड्स। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड, विच इज गैसेस। तो देखो, गैसेस हैव नो डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम। ना तो गैसेस की कोई डेफिनाइट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनाइट फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं और ऐसे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा वीक है। अब जब इतनी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इनकी शेप भी चेंज की जा सकती है और इनकी वॉल्यूम भी चेंज की जा सकती है। दे आर हाईली कंप्रेसिबल। हम बहुत सारी गैस एक छोटे से एरिया में फिट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन गैस सिलेंडर्स। इसके अलावा दे फिल एंटायर कंटेनर। आप जिस भी कंटेनर में गैस को फिल कर दोगे वो उस पूरे कंटेनर को फिल कर देगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है उसी अकॉर्डिंग स्प्रेड हो जाएंगे। एंड दे कैन फ्लो
इजीली गैसेस भी आराम से फ्लो कर लेती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एलपीजी सिलेंडर। तो ये हमने देख लिया कुछ एग्जांपल ऑफ गैसेस। अब हमने तीनों ही स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस कर ली। नंबर 1 सॉलिड, जिसकी वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स रहते हैं। देन लिक्विड, वॉल्यूम फिक्स होती है, शेप चेंज हो सकती है। एंड नंबर 3 गैसेस, वॉल्यूम और शेप दोनों ही चेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये जो तीनों ही स्टेट्स ऑफ मैटर है ये डिपेंड करती है ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जहां सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉलिड बन जाएगा, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होगा तो लिक्विड, और जहां बिल्कुल ही वीक वहां पर होंगी हमारी गैसेस। तो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि जब किन्हीं दो सब्सटेंस के पार्टिकल्स अपने आप ही आपस में मिक्स हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में ही देखने को मिलता है, बट सबसे ज्यादा ये आपको देखने को मिलेगा गैसेस में, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो बहुत ज्यादा है और इसीलिए आराम से ये लोग मिक्स हो जाएंगी। इसके अलावा लिक्विड्स में भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल गैसेस के डिफ्यूजन की बात करें तो परफ्यूम वाला एग्जांपल यहाँ पर भी वर्क करेगा कि हमने एक परफ्यूम स्प्रे की तो जो परफ्यूम के पार्टिकल्स थे वो पूरे ही गैस के पार्टिकल्स के बीच में आराम से डिफ्यूज हो जाएंगे। हमने उन्हें मिक्स नहीं किया, वो खुद अपने आप मिक्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया डिफ्यूजन। इसी तरह अगर आप एक बीकर में पानी लो और उसमें आप थोड़ी सी इंक डाल दो, ओवर द टाइम आप देखोगे कि धीरे धीरे जो इंक का एरिया है ना वो बढ़ने लगेगा और ये एरिया अपने आप बढ़ रहा है, आपने इसे मिक्स नहीं किया। तो ये भी हो गया हमारा एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। इट इज द फास्टेस्ट इन गैसेस बिकॉज पार्टिकल्स मूव फास्टेस्ट। गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर हो जाते हैं और ऐसे में जो दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल होते हैं उन्हें मूव करने के लिए बहुत आसानी होती है। दे कैन मूव फास्टली और इसीलिए सबसे जल्दी हमें ये डिफ्यूजन गैसेस में ही देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन अ रूम, डिस्कस कर लिया हमने। इंक स्प्रेड इन वाटर विदाउट स्टरिंग, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि ये जो 3 अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इनके ऊपर अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो वो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, व्हेन मैटर इज हीटेड पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी, दे वाइब्रेट फास्टर एंड ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देन चेंज देयर स्टेट। यानी कि जब भी हम किसी मैटर को हीट करेंगे तो जो उसके पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि हीट से उन्हें एनर्जी मिलेगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो और स्पीड में मूव करने लगेंगे। जैसे जैसे उनकी ये मूव करने की स्पीड बढ़ेगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज्यादा उनकी स्पीड हो जाएगी और ऐसे में अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा और जो मैटर है उसकी स्टेट हो जाएगी चेंज। इसको एक बार दोबारा समझो, हमने कोई मैटर लिया और उसे हमने हीट करना शुरू किया। जब हम उसे हीट करेंगे तो मैटर में एनर्जी जाएगी, एनर्जी जाने से मैटर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स और जल्दी जल्दी स्पीड से मूव करेंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी व्हेन कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्पीड ज्यादा हो गई तो हमारा जो मैटर है उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जिसकी वजह से जो मैटर की स्टेट है वो हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो इसे कहेंगे मेल्टिंग। अगर लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं तो इसे कहा जाएगा वेपराइजेशन या बॉइलिंग। अगर गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो ये होगा कंडेंसेशन। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हो गया फ्रीजिंग। अगर सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हुआ सब्लिमेशन और गैस को सॉलिड में करेंगे तो होगा डेपोजिशन। इसको आप दिए गए इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो। अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा और इस प्रोसेस को कहा जाएगा मेल्टिंग। लिक्विड को जब हम और ज्यादा हीट करेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा और इस प्रोसेस को कहेंगे वेपराइजेशन या बॉइलिंग। इसी तरह जब हम गैसेस को कूल डाउन करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएंगी, इसे कहा जाएगा कंडेंसेशन। जब लिक्विड को और कूल करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, इस प्रोसेस को कहेंगे फ्रीजिंग। इसके अलावा अगर हम सॉलिड को डायरेक्टली गैसेस में चेंज करेंगे तो ये होगा सब्लिमेशन और अगर हम गैसेस को डायरेक्टली सॉलिड में चेंज करेंगे तो ये होगा डेपोजिशन। तो ये हमने देख लिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब हम हीट करेंगे तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब हम किसी भी मैटर को कूल करेंगे तो हम उसका टेम्परेचर कम करेंगे। यानी कि टेम्परेचर चेंज होने से मैटर की जो स्टेट है वो हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम एक एक करके इन सारी ही प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। शुरू करेंगे विद मेल्टिंग। तो देखो, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यानी वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा उसे हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगर हम बात करें बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन की तो ये वो टेम्परेचर होगा जिसमें लिक्विड चेंज हो जाएगा इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसी टेम्परेचर को जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज होना शुरू हो गया उसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अभी हमने 2 चीजें डिस्कस कर ली, पहला मेल्टिंग और दूसरा बॉइलिंग। मेल्टिंग पॉइंट यानी वो पॉइंट जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट यानी वो पॉइंट जिसमें लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं सब्लिमेशन। सो व्हेन अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड, ये वो प्रोसेस होगा जिसके थ्रू हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करेंगे विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड, ठीक। तो हमेशा याद रखना, सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में चेंज होगा तो इस प्रोसेस को कहेंगे सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल कैम्फर, नेफ्थलीन, आयोडीन। अब इसमें हम नेफ्थलीन बॉल्स का एग्जांपल देख लेते हैं। जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं वो डायरेक्टली ओवर द टाइम आप देखोगे कि वो धीरे धीरे उनका जो साइज होता है वो छोटा होने लगता है। तो इन बॉल्स में क्या हो रहा है, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो रही है, लिक्विड में आपको ये जाते हुए नहीं देखेंगी। तो यहाँ पर हो रहा है सब्लिमेशन। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन। सो व्हेन गैसेस चेंज इनटू लिक्विड अपॉन कूलिंग, जब गैसेस को कूल किया जाता है और वो लिक्विड में बदल जाती हैं तो इसी को कहते हैं कंडेंसेशन। अब इसको समझने के लिए आप ये इमेज देख सकते हो।
जब भी किसी बॉटल के अंदर कुछ ठंडा होता है या फिर किसी ग्लास के अंदर कुछ ठंडा होगा तो उसके ऊपर हमें थोड़ी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं। अब ये क्या है, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये वो वाटर है जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट था एज वाटर वेपर। जब इसको एक ठंडा टेम्परेचर मिला तो एयर से ये चेंज हो गया इनटू लिक्विड। तो यहाँ पर हुआ है कंडेंसेशन, यानी कि गैस चेंज हो गई इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट कंडेंसेशन। नेक्स्ट है फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। अब ये कब होता है, तो जब हम लिक्विड को चेंज करते हैं सॉलिड स्टेट में कूल कर तो वहां पर होता है फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, आप पानी को फ्रीजर में रख दो, ओवर द टाइम उसकी आइस बन जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया, लेकिन ये चेंज करने के लिए हमें टेम्परेचर कम करना पड़ा। जो नॉर्मल टेम्परेचर अवेलेबल था उससे ज्यादा टेम्परेचर कम चाहिए था, इसीलिए हमने उसे फ्रीजर में रखा और हमारा पानी चेंज हो गया इनटू सॉलिड। तो ये हो गया फ्रीजिंग। सो विद दिस हमने सारे ही प्रोसेसेस डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द हीट एनर्जी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लो। आप एक बीकर में बहुत सारे आइस के क्यूब्स डाल दो, ठीक है, और इसके अंदर हम एक थर्मोमीटर लगा लेते हैं। अब हम देखेंगे कि जब हम इस बीकर को हीट करना शुरू करेंगे तो इनिशियली धीरे धीरे टेम्परेचर राइज करेगा। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि फिर जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। अब जो हीट जा रही है वो जा कहाँ रही है, तो इस हीट का यूज हो रहा है आइस को मेल्ट करने में। अब आइस जो है वो धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और जब ये प्रोसेस होगा तो उस टाइम पर जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। हीट का यूज हो रहा है टू चेंज द स्टेट। ठीक है, हीट का यूज करके क्या हो रहा है, जो सब्सटेंस की स्टेट थी, जो आइस थी सॉलिड स्टेट में, उसको चेंज किया जा रहा है इनटू वाटर, यानी कि लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पर जो हीट यूज हो रही है उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब हीट जिसकी जरूरत पड़ती है सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब वो हीट जिसकी रिक्वायरमेंट होती है किसी लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए एट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर एक टाइम के बाद जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो हीट है उसका यूज किया जाएगा स्टेट को चेंज करने के लिए, और इसी हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन। सो इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट अ टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जब बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम होगा और लिक्विड वेपर में चेंज होंगे तो तब उस प्रोसेस को कहा जाएगा इवेपोरेशन। ठीक है, अब जो इवेपोरेशन है वो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे। नंबर 1 सरफेस एरिया, यानी कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। इसको हम समझ सकते हैं विद एन एग्जांपल कि हम 2 बकेट्स लें और दोनों में ही पूरा पूरा पानी भर ले। अब एक बकेट को तो हम एज इट इज ले जाके धूप में रख दे और दूसरी बकेट का हम पूरा ही पानी एक एरिया में फैला दे। अब हम देखेंगे क्या कि जो पानी हमने पूरे ही एरिया में स्प्रेड कर दिया वो वाला वाटर बहुत जल्दी इवेपोरेट हो गया। जो पानी बकेट में था वो उतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा, यानी कि जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ गई। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है लार्ज सरफेस एरिया, यानी कि फास्टर इवेपोरेशन। सेकंड पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अब ये तो हम इसी से समझ सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसे ओवरकम कर देंगे और हमारे जो वाटर की स्टेट है वो चेंज हो जाएगी इनटू गैसियस। तो ये बिल्कुल सही चीज है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, वाटर जो है लिक्विड से गैस में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 3 इज ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। और इसीलिए जब भी कभी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो आप देखोगे कि ऐसे में अगर आप कुछ भी धूप में डालते हो जल्दी ड्राई करने के लिए तो वो उतनी जल्दी ड्राई नहीं होगा, उसे काफी टाइम लगेगा, क्योंकि उस टाइम पर ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, यानी वाटर वेपर ज्यादा है, तो इवेपोरेशन जो है वो स्लो होगा। एंड नंबर 4 इज विंड स्पीड। हायर विंड स्पीड फास्टर इवेपोरेशन। तो अगर विंड की स्पीड ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी बहुत जल्दी होगा, तो ये भी सही है। तो यह हमने डिस्कस कर लिए 4 फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि जब इवेपोरेशन होगा तो आपको एक कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग एंड लीव द सरफेस कॉजेस कूलिंग। यानी कि जब भी कभी इवेपोरेशन होता है तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो जब इवेपोरेट होते हैं तो वो अपने साथ एनर्जी भी एब्सॉर्ब करते हैं, एनर्जी यानी कि फॉर्म ऑफ हीट। और ऐसे में जब वो इवेपोरेट हो जाते हैं, जब उनकी फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है इनटू गैसेस, तो हमें कूल सरफेस मिलता है। तो यही है कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। एग्जांपल के लिए स्वेटिंग कूल्स द बॉडी। जब भी हमारी बॉडी हीट अप होने लगती है तो हमें स्वेट आता है। क्यों? क्योंकि जब स्वेट आएगा ये वाटर इवेपोरेट होगा तो इसके साथ हीट भी हमारी बॉडी सरफेस से चली जाएगी और हमारी बॉडी को कूल फील होगा। ठीक, तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। नाउ इसके कुछ और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि व्हाई डू वी फील कोल्ड व्हेन अल्कोहल इज अप्लाइड ऑन स्किन। जब भी हम अपने स्किन पे अल्कोहल या फिर नेल पेंट रिमूवर अप्लाई करते हैं तो हमें कूल ठंडा ठंडा फील होता है। अब इसका रीजन ये है कि ये जो अल्कोहल होता है ये बहुत जल्दी इवेपोरेट होगा। अब जब ये जल्दी इवेपोरेट होगा तो ये जब इवेपोरेट होगा तो ये अपने साथ हीट भी लेके इवेपोरेट होगा और ऐसे में बाद में हमें फील होगा ठंडा। ठीक है, टेकिंग हीट फ्रॉम द स्किन गिविंग कूलिंग इफेक्ट। इसी का एक और दूसरा एग्जांपल है व्हाई डज वाटर कीप इन अर्दन पॉट बिकम कूल। जो अर्दन पॉट होते हैं उनमें जब पानी रखते हैं तो वो पानी ठंडा हो जाता है जबकि बाहर गर्मी होती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखो इस अर्दन पॉट में छोटे छोटे टाइनी टाइनी होल्स होते हैं। जो वाटर होता है उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे इन होल्स के थ्रू ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं एंड इवेंचुअली वो इवेपोरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हीट। बाहर का सरफेस अंदर से थोड़ा गर्म होगा, धीरे धीरे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनका अट्रैक्शन ओवरकम हो जाएगा एंड दिस पार्टिकल्स विल इवेपोरेट। जब इवेपोरेट होंगे तो ये अपने साथ हीट भी लेके इवेपोरेट होंगे और ऐसे में हमें
जो अंदर वाला पानी है उसको मिलेगा एक कूलिंग इफेक्ट और वो वाला पानी हो जाएगा ठंडा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर ली है कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, जिसकी वजह से हमें स्वेट के बाद कूल फील होता है या फिर जो अदर बॉट में पानी होता है वो जल्दी कूल डाउन हो जाता है। ठीक, नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, तो ये पूरा ही चैप्टर पढ़ने के बाद हम ये समझ चुके हैं कि द चेंज इन स्टेट कैन बी बॉट अबाउट बाय चेंजिंग टेम्परेचर या फिर प्रेशर। अगर हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करेंगे तो हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करेंगे गैसेस के ऊपर तो इवेंचुअली जो गैसेस है वो लिक्विफाई हो जाएंगी, जिनका एग्जाम्पल है एलपीजी एंड सीएनजी। ठीक है, तो ये क्या है, जब गैसेस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया तो गैसेस कन्वर्ट हो गई इनटू लिक्विड। दैट मींस बाय अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। सो विद दिस हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब जल्दी से देखते हैं कंक्लूजन। मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। मैटर 3 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये 3 अलग अलग फॉर्म है बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग होता है और साथ में जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो भी अलग अलग होगा। इसी बेसिस पर हमें अलग अलग मैटर्स देखने को मिलेंगे। द स्टेट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके हम मैटर की स्टेट को इजीली चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प्स एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमेना। जब हम ये चीज समझ जाते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, तो इसके थ्रू हम बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना को भी समझ सकते हैं, जैसे कि रेन, इवेपोरेशन एंड मेल्टिंग। ये फिनोमेना हमारे एटमॉस्फेयर में क्यों होते हैं? क्योंकि जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है वो वेरी करता है और इसी वजह से जो मैटर का स्टेट है इट कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन चेंजिंग। नेक्स्ट, अब हम जल्दी से डिस्कस करते हैं की डेफिनेशंस जो हमने इस चैप्टर में कवर की। सबसे पहले मैटर, तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ऐसी कोई भी चीज जिसका मास होगा और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी वो मैटर होगी और इसीलिए जो एयर है दैट इज ऑल्सो अ मैटर। नेक्स्ट, डिफ्यूजन, तो ये होता है 2 सब्सटेंस के पार्टिकल्स का इंटरमिक्स होना अपने आप विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ठीक है। थर्ड इज लेटेंट हीट, सो इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग द स्टेट विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। जब भी हमें मैटर की स्टेट को चेंज करना है तो वहां पर जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है जिससे एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, उसी को कहा जाता है लेटेंट हीट। इसके बाद सब्लिमेशन, यानी कि डायरेक्ट सॉलिड टू गैस चेंज विदाउट बिकमिंग लिक्विड। जब भी कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होगा बिना लिक्विड में चेंज हुए, इस प्रोसेस को कहेंगे सब्लिमेशन। इसके एग्जांपल में हमने पढ़ा था अबाउट नेफ्थलीन बॉल्स। एंड लास्ट इज इवेपोरेशन, दैट इज चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट अ टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जब लिक्विड चेंज इनटू गैस एट अ टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। जब यही प्रोसेस बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचकर होगा तो हम इसे कहेंगे बॉइलिंग। ठीक, तो लिक्विड का चेंज होना इनटू गैस एट अ टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट से कम है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। So with this our chapter number 1 comes to an end। अब अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ में काफी सारी क्वेरीज आ रही हैं रिगार्डिंग नोट्स, तो ये सारे ही नोट्स रेगुलरली मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे पोस्ट होते हैं, तो आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं टू गेट ऑल दीज नोट्स। लेक्चर कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।